बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल चीख उठा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदीद। आज का जो प्रोग्राम है ना, इसका इंतज़ार मैंने काफ़ी दिन से किया, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम था इसके हवाले से मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि कोई ऐसा मौका बने, मुझे कोई ऐसा मौका मिले और मैं आप लोगों से इस हवाले से डिस्कस कर सकूं। बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम है आज। थॉट प्रोवोकिंग इस वजह से है कि इसके लिए मुझे थोड़ी सी आपके साथ एक तमहीद बांधनी पड़ेगी। वो ये, आपके साथ भी होता होगा और मेरे साथ अभी रिसेंटली ये हुआ है कि मेरी TFCC इंजरी हुई इस हाथ में, तो यकीन माने कि मेरी पूरी मामूलात जिंदगी डिस्टर्ब होकर रह गए। ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, घर के काम मुझसे करने में मुझे बहुत शदीद मसाइल दरपेश थे। मैं अपनी नॉर्मल रूटीन बरकरार नहीं रख पा रही थी, हालांकि मुझे पता था कि ये सिर्फ 6 हफ्ते के बाद जो है ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन आपको अंदाजा है, इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ा के देखिएगा हुजूरे वाला, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह की कुदरत कितनी बेनियाज है, आप इसे ये कह लें। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग जो किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। मैं ये लफ्ज इस वजह से नहीं कह रही हूँ, मेरी जुबान इस वजह से इसको अदा करने के लिए जरा थोड़ा सा पसो पेश से काम ले रही है, क्योंकि मैंने जब इनको देखा तो मैं हैरान रह गई कि कहाँ से लाते हैं ये इतना हौसला। अपनी जिंदगी को ना सिर्फ मामूल पे रखा हुआ है बिल्कुल, बल्कि अगर इनको कहा जाता है, मैंने खुद ये देखा है कि अगर इनको कहा जाता है कि भाई आपके साथ ये एक कुदरती उज़र है, आपके साथ ये माजूरी, आपकी टांग, आपका हाथ, आपकी आंख अगर नहीं है ये, तो इनको बाकायदा तौर पे ये बात बुरी लगती है। वो कहते हैं कि ये एक है तो अब क्या करें, हम तो आपकी तरह एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, इसमें ऐसा क्या। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनव्वर भाई, और मुनव्वर भाई के जो उनकी टांग का है एक मसला है इनका, और मुझे तो सबसे पहले ये जानना है मुनव्वर भाई, ये क्या पोलियो है, ये क्या हुआ था? जी, ये फालिज हुआ था मुझे। आपको फालिज हुआ था? अच्छा, फालिज होने के बाद में, अभी आपने इंट्रो मेरा देखा होगा और वाकई में ये बात दुरुस्त है ये जब मैं प्रोग्राम कर रही थी लोगों ने देखा भी कि मैं अपने हाथ पे पट्टी बांध के ये काम कर रही थी और बड़ा ही मेरे साथ मसले मसाइल थे, जबकि मुझे पता सिर्फ 6 हफ्तों के लिए ये मेरे साथ ये मसला है। अब आपको पता चला जबकि आपके साथ ये अब मुसलसल ये मामला रहने वाला है, लेकिन मैं अभी देख रही हूँ आप आ रहे हैं, आप खुशगपियों में मसरूफ है माशाल्लाह से, आप अपना घर भी चला रही हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हाइल नहीं हुआ आपकी नॉर्मल रूटीन में ये वाला उज़र? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अब तो आदी हो चुके हैं। जब मुझे हुआ था उस टाइम था मैं छोटा सा था, वालिदैन ने मुझे संभाला, उन्होंने हौसला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह काम सीखा, सही है, हुनर सीखा हूँ, हुनर कर रहा हूँ माशाल्लाह। मेरे 5 बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोटर वाइंडिंग का मेरा कारोबार है अपना, तो मैं ये शॉप है मेरी अपनी, काम करते हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी फील नहीं होती है। अब एक आदी हो चुका है ना, एक इंसान एक काम करता रहता है, चलता फिरता है, उसको उस चीज़ का आदी हो जाता है। अब वो मैं अगर लेटा रहता या बैठा रहता, यार मैं तो माजूर हूँ, अगर इस चीज़ को मैं अपने टेंशन ले लेता, अपने जहन पे ले लेता, तो जहनी टेंशन ले लेता, तो समझ लो मैं माजूर हो जाता कि यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और इसलिए अब मैं हर अपने डेसिबल स्पेशल परसेंट दोस्तों को ये मैसेज देता हूँ कि यार माजूर कोई नहीं होता। ज़हनी माजूर जो है, जिसको किसी चीज़ का ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, वो माजूर है। हम माजूर नहीं है, हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और हम अपनी कोशिश करें, अपनी मेहनत करें। अपने आप को अगर हम बोलें कि हम माजूर नहीं, हम कुछ करना चाहते हैं और हम आगे बढ़ें, करेंगे, तो इंशाल्लाह हम माजूर नहीं है। और अगर हम अपने आप को कहें हम माजूर हैं, किसी के मोहताज हो जाएं कि यार किसी के मुतहद ये काम करना वो काम करना, फिर हम माजूर हैं। क्यों? वो हम ज़हनी माजूर हो गए। अगर हम अपनी खुद हिम्मत बढ़ाते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं और हमारे घर वाले, हमारे यार दोस्त हमें हौसला देते हैं कि आप ये काम करें, तो हमें खुशी होती है, हमारे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो उसमें हमारे को ये माजूरी फील नहीं होगी। भाई ये बताइएगा कि एक सवाल तो मैं आप सबसे एक लाजमी करूंगी सवाल, क्योंकि मैं प्रोग्राम इसी मकसद के लिए करने के लिए आई हूँ। आपने देखा होगा कि कभी भी अखबार में या कहीं भी जो गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसका कोई आता है ऐसा इश्तिहार, तो क्राइटेरिया में एक छोटा सा कॉलम होता है जिसके ऊपर कहता है कि माजूरों के लिए अलग से, कभी आपका कोई भी होता है उसमें ये लिखा होता है कि जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए अलग से ये कोटा है, ये कोटा है। वो कोटा कभी आपको उस 2 सतरी लाइन से बाहर निकल के प्रैक्टिकली आपको नजर आया कि उसका कोई अमल दरामद होता है? मैडम देखें, मैं तो कई जगहों पे गया हूँ, जिस जगह पे मैंने पढ़ा है कि हाँ भाई इस जगह पे सन कोटे में या माजूरी कोटे में हमारे लिए ये वैकेंसी आई हुई है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने अपने हर जगह जमा कराए, PRC, डोमिसाइल, डेसिबल सर्टिफिकेट, माजूरी सर्टिफिकेट, हर चीज़ हर जगह पे जमा करवाई है, मगर अभी तक कोई हमारे को वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई जवाब नहीं आया अभी तक।
ایک جگہ نہیں 10 جگہ, اور جب بھی آیا جہاں جہاں مجھے پتہ لگا میں نے ہر جگہ پہ ڈاکومنٹ جمع کروائے, مگر ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے کو ریلیف نہیں ملا ابھی تک. اب میرے ساتھ موجود ہے ناصر بھائی. میں اب ان کو کافی دیر سے آبزرو کر رہی ہوں. میں نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ تو کہیں سے مجھے ڈسیبلٹی کا شکار لگ ہی نہیں رہے ہیں کہیں سے کہاں سے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی آئیز اور ان کا ایک جو پاؤں ہے وہ ہے ڈسیبل. ناصر بھائی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بچپن سے جیسے کہ آپ ہوتا ہے کہ ان بورن کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, یا پھر بعد میں آ کے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا آپ کو؟ آئی سائٹ کا ایشو میرے ساتھ بچپن سے ہے, اور لیگ انجری میری بہت بعد میں ہو گئی. وہ ایسے ہوا کہ جیسے جو ہم لو ویژن کیٹیگری میں آتے ہیں, مینس کہ ایک ہوتا ہے بالکل بلائنڈ, ایک ہوتا ہے پارشلی بلائنڈنس, اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے وہ. تو پارشلی بلائنڈ لوگوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھمبے کا شیڈو بھی نظر آ رہا ہے نا, تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ شاید کوئی نالی ہوگی, کوئی یا کوئی اترنے کا راستہ ہوگا, تو وہ کسی بھی وقت دھوکہ کھا سکتا ہے اپنی کمزوری کی آنکھوں کی وجہ سے. تو میرے ساتھ بھی کچھ لے دے کے ایسا ہی معاملہ رہا. تو آئی سائٹ کا بچپن سے, اور لیگ انجری کا بہت بعد میں ہو کے تقریباً 10-12 سال ہو گئے. اب میرے ساتھ موجود ہیں عرفان صاحب, اور عرفان صاحب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی پولیو کا آپ کا یہ سلسلہ ہوا تھا. اس کے بعد بچپن میں پولیو ہو گیا تھا. بچپن میں پولیو ہوا تھا, تو اس کے بعد سے آپ کا جو ہے وہ تمام تر معاملات زندگی اسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ چلا رہے ہیں؟ جی جی. اچھا, آپ کام کیا کرتے ہیں؟ پہلے میں سلائی کا کام کرتا تھا, ٹیلرنگ کا. اس کے بعد میری گورنمنٹ جاب لگ گئی تھی KSC میں, تقریباً 19 سال میں نے سروس کی. پھر 2010 میں انہوں نے مجھے گولڈن شیک ہینڈ دے کے فارغ کر دیا. اس کے بعد میں نے رکشہ چلایا تقریباً 3 سال. ابھی 2 سال سے فارغ ہوں, بے روزگار ہوں. تو اب کوئی جاب کا دروازہ آپ کے لیے کھل نہیں رہا ہے, یا آپ خود نہیں کرنا چاہ رہے؟ ایج ایشو بتاتے ہیں. اب میں جاتا ہوں کمپنی وغیرہ میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ 50 سال سے زیادہ کے ہو گئے. یہ کرونا کے بعد سے انہوں نے 60 کی جگہ 50 کر دیا, تو اب 50 سال بعد والوں کو نہیں لے رہے وہ لوگ. اچھا, یہی چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ میں گورنمنٹ کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں. گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اگر یہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ہو تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جب ان کی اس والی ایج میں جس میں ابھی عرفان بھائی ہیں, اس میں پھر ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پینشن آئے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی زندگی کا دھارا چلتا رہے گا, آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں اس وجہ سے گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہوں. ورنہ پرائیویٹ ادارے بہت سے ایسے ہیں, مختلف ایسے آپ نے ایسے ہٹ دیکھے ہوں گے, یا پھر آپ نے ایسے فوڈ پوائنٹس دیکھے ہوں گے. ظاہر ہے کہ نام ہم نہیں لے سکتے, آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کا واقعی میں وہ ان کو جاب بھی فراہم کر رہے ہیں, ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں, ان کو ایک معاشرے کا ایک کارآمد فرد کے طور پہ استعمال بھی ان کو کرتے ہیں, ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں. لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جب تک کہ آپ جاب کر رہے ہیں تب تک تو آپ کی جاب کا سلسلہ چلے گا, آپ کا چولہا جلتا رہے گا. لیکن جس دن آپ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں, ریٹائرڈ ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا چولہا کس طریقے سے چلے گا. یعنی کہ آپ کما رہے ہیں تو وہ صحیح ہے, لیکن اگر گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں جس طریقے سے کہا جاتا ہے, تو اس میں کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں آ کے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی پینشن آتی رہے گی. یہ ہے فرق جس حوالے سے میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں. تو عرفان بھائی, اگر کوئی گورنمنٹ کی جاب فرض کرنے کا آپ کی ہوتی تو اس وقت آپ کو ریلیف ہوتا تھوڑا سا کہ اب تو میری پینشن آ رہی ہوتا. میری تقریباً 10 سال کی سروس باقی تھی تقریباً, تو ابھی تک میں جاب کر رہا ہوتا, مجھے میڈیکل بھی فری تھا, مطلب تمام تر سہولیات حاصل تھی. لیکن یہ نوکری جانے کے بعد کچھ بھی نہیں رہا گولڈن سیکنڈ کے حوالے سے. تو ابھی آپ کے لیے ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس سے آپ کو لگے کہ آپ دوبارہ سے ایک عملی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں؟ ہاں, اگر گورنمنٹ کوئی وظیفہ وغیرہ دے دیتی ہے, کیونکہ اب مجھ سے کام ہوتا بھی نہیں ہے. ہاں, ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ, میرا گھر ماشاءاللہ اپنا ہے, تو اوپر 2 کمرے کا کچا پکا گھر بنا ہوا ہے. عام طور پہ ادھر کرایہ دار آتے نہیں ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اس میں تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے, اس کو تھوڑا سا مینٹین کر دیا جائے جینے کے حوالے سے, تو یہ میرا مستقل 13 سے 14 ہزار روپے مہینے کا وظیفہ جیسے مقرر ہو جائے گا, میں خود کفیل ہو جاؤں گا. خود کفیل ہو جائیں گے, صرف کچھ نہیں کرنا ہے. اگر کوئی گورنمنٹ آفیشلز ایسا میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, یا کوئی بھی شخص ایسا پروگرام دیکھ رہا ہے, تو عرفان صاحب کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ان کا اوپر کا جو ایک زینہ ہے اور تھوڑا سا اس کی ریپیئر کروانا ہے, اس کو زینہ بننا ہے صرف. اس کے بعد
एक इनके लिए वजीफा समझ लें कि इनका खुद कफील हो जाएंगे, ये इनको किराया ऊपर से आता रहेगा। किसी की जरूरत नहीं रहेगी मुझे। और दूसरी बात यह है कि मेरी वाइफ भी डिसेबल है, तो जीना ऐसा बन जाए जिसमें हम आसानी से चढ़ उतर सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनाब। हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर तो बम्बारमेंट कर लेते हैं बड़े आराम से कि भाई कोटा नहीं दिया, कोटा दिया है तो प्रैक्टिकल उसका नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 2 सतरी लाइन ये वो अभी तक आपने देखा ही नहीं है इस हवाले से। लेकिन उनको तो जो हम कह रहे हैं सो कह रहे हैं, जरा हम लोग अपनी तरफ भी तो जरा देखें, हम क्या इनको समझते हैं वाकई में? आम लोगों से जरा बात करके देखिए, क्या वाकई में ये हकीकत नहीं है, तल्ख हकीकत, कि हम खुद भी जो है वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम यही समझते हैं कि जिसके 2 टांगे, पाँव और हाथ, हथेलियां और पूरी उसकी जो बॉडी है, उसकी आंखें वगैरह सब सही है, तो बस वही ऐसा है कि जो कि कमा सकता है, जो आम जिंदगी गुजार सकता है। क्या हम खुद ऐसा नहीं, एक गलत सोच का शिकार? अच्छा, हम तो चलो जो हैं सो हैं, लेकिन अफसोस उन अनासिर पे जो अपनी आखिरत को, अल्लाह को भूल के बैठे हुई हैं कि वो इन लोगों को भी नहीं बख्शते। चलो आम लोगों के साथ तो डकैतियां हो रही हैं सो हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जो अभी ये हमारे साथ मौजूद हैं फरहान भाई, पोलियो का इनका मसला है, सब इनको देख रहे हैं, अपने हाथ से कमाई करते हैं माशाल्लाह, अच्छी एक माकूल किस्म की जॉब कर रही हैं। ये अपनी सैलरी लेकर आ रहे थे और कुछ आकिबत नाअंदेशों ने इनको भी नहीं छोड़ा और इनसे डकैती करके पता नहीं उन्होंने कितने दिन तक उनकी जो सैलरी है उसको एंजॉय किया होगा। लेकिन वो तो खैर अल्लाह जाने और बंदा जाने, फिर तो वो मामला अल्लाह ताला के पास ही जब खुलेगा तो पता चलेगा उनको उसके कितनी भारी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये फरहान भाई आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल आपके साथ ये हुई है, आप मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, जिंदगी के किसी भी फेज में आपको अपने इस जो आपको क्या कहना चाहिए कि पोलियो के मर्ज की वजह से आपके साथ ये जो एक मसला है, इसकी वजह से कभी आपको लगा कि शायद मैं आम लोगों की तरह जिंदगी बसर नहीं कर रहा हूँ, या कोई मामूलात जिंदगी आपके डिस्टर्ब हुए हो? जी देखिए, ये कहना कि मुश्किलात नहीं आती ये तो गलत होगा। मुश्किलात तो बहुत सी आती हैं, लेकिन उसका सामना कैसे किया जाए वो ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको अच्छा खासा उसके लिए हौसला चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। तो अगर वो आपके पास थोड़ी सी है तो आप इन मुश्किलात का सामना कर लेते हैं और आगे फिर ज़ाहिर सी बातें बढ़ा जाता है उसके लिए। माशाल्लाह मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, उर्दू इंग्लिश की कंपोजिंग करता हूँ, तो जॉब करता हूँ, दो जॉब करता हूँ मैं एक्चुअली। तो चल रहे हैं मामला अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे बताइए कि क्या गवर्नमेंट का शेल्टर आपको हासिल है? ऐसा सिर्फ बताइएगा। नहीं, ऐसा कोई भी शेल्टर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। कभी गवर्नमेंट ने हाथ बढ़ाया हो कि हम आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑफर किया हो? देखिए कितना कोटा जाहिर है कि होता है, इनका वजह किया होता है कि भाई ये जो माजूर हैं इनके लिए अलग से जो है वो क्राइटेरिया रखा जाता है। तो कभी आप मुस्तफीद हुए हैं इस ऑफर से? मैम अक्सर व बेशतर अप्लाई तो किया है काफ़ी मरतबा, लेकिन क्राइटेरिया उनका इतना वसी और इतना सख्त होता है कि वो उस पर आप उतरते उतरते ही उन चीज़ों से आगे निकल जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जब आपको पता है एक पर्सन के साथ किसी भी किस्म की कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा की जाएं। ठीक है, अब मैं मतलब क्या क्या उनको दिखाऊं, मतलब जब मैंने खुद पेश हो गया किसी के भी सामने तो वहाँ बात ख़त्म होना चाहिए। डिसेबल सर्टिफिकेट बना हुआ है, आईडी कार्ड बना हुआ है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मतलब एक डिफरेंट अजीब से सवालात। तो क्राइटेरिया इन लोगों को थोड़ा ऐसा रखना चाहिए कि मैं आप कुछ फ़ायदा उठा सकें गवर्नमेंट जॉब का, तो इसके लिए ज़रा इनको कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फरहान भाई। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किरण अब्बास साहिबा। किरण अब्बास के साथ मैं बात क्यों कर रही हूँ
किरण अब्बास के साथ भी पोलियो का मसला है। इन्होंने किस चीज का बेड़ा उठाया? इन्होंने जब देखा कि कुछ माशरती हमारी कुछ नकाइस इस किस्म के हैं कि इसमें कुछ हमें भी अपने लिए कुछ करना होगा, तो एक तो ये कि आपकी जॉब के बाद जो आपका रोजगार है, उसके बाद दूसरा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि जाहिर है कि एक इंसानी फितरत है, आपको एक साथी चाहिए होता है, शादी एक बहुत बड़ा मामला होता है। तो ऐसे में हमारा अभी भी माशरा जाहिर है कि उसी डगर के ऊपर है, तो शादी के बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर किसी के साथ पोलियो का मसला है, किसी लड़की के साथ बिलखुसूस, और अगर लड़के के साथ भी है तो कोई आसान बात उसके लिए भी, ये भी एक बहुत बड़ा एक पुरसरात होता है शादी का मामला भी। ऐसे में ये क्या करती हैं कि ऐसे जोड़े अपनी नजर में रखती हैं और फिर उनका जो है वो शादी का मामला तकमील तक पहुंचता है, यानी कि उनका घर बसाने का ये जरा थोड़ा सा एक जरिया अपनी तरफ से अपनी मदद आपके तहत ये अंजाम देती हैं। तो किरण, आपको क्यों ख्याल आया इस बात का कि ये तो किसी ने सोचा ही नहीं है कि भाई इनकी भी शादी करनी है? हम अमूमन जब हम इनके लिए बात करते हैं तो हमारे लिए यही होता है कि अपने पैरों पे किसी तरीके से खड़े हों। घर बसाने का तो बाद में एक मसला आता है, वो तो कभी सोचा ही नहीं है, सच्ची बात है। आपके जहन में ऐसा क्यों आया? कैसे, क्या ऐसा सवाल उठा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमल मसला सारा ये था कि जब मैं स्पेशल थी, मेरे लिए प्रॉब्लम थी, तो जब मैं पढ़ रही थी तभी से ज़ाहिर है माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी का घर बस जाए। तो भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, तो अम्मी को बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि शादी करनी। मैं मना करती थी कि नहीं, मुझे नहीं करनी है, पढ़ लूँगी। फिर ग्रेजुएशन किया माशाल्लाह मैंने, उसके बाद जो है पीटीसी का मैंने कोर्स किया, और जो टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है, मतलब सारे जितने भी मेरे पास जो भी मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने कोचिंग सेंटर खोला और तकरीबन 15 साल पढ़ाती रही। उसके बाद जो है माँ बाप ने ज़्यादा कहा कि नहीं, अभी आप, खास पे मेरी बड़ी भाभी के अच्छी हैं देखने में आप, अभी आपको अच्छे रिश्ते भी मिल जाएंगे। तो नॉर्मल माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने मेरी शादी हो गई। अब उसके बाद जब मैंने जब जॉब करती हूँ, फिर उस दौरान मैंने जब देखा, जब ज़ाहिर कन्वेंस का प्रॉब्लम सबको होता है, मुझे भी होता था, तो मैं देखती थी अक्सर जो लड़कियां हैं वो व्हील चेयर पर ना बैठी हुई हैं रोड पर और इंतज़ार में कन्वेंस के कि हमें जाना है। तो फिर मेरे आइडिया आया, सोचा मैंने कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई और मैं बहुत ज़्यादा झिझकती थी, लेकिन माशाल्लाह मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, वो हर काम में मुझे एनकरेज करना ये वो करती थी। तो इस तरह से जब मुझे अच्छा लगा तो फिर मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना ऐसा काम कर लूँ, ताकि अच्छा काम हो जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा। तो माशाल्लाह जितने भी मेरे बस मैंने एक तरह से एक एनजीओ टाइप की बना ली है, ठीक है ना, एक तरह से मेरा एक घर सा बन गया है। वहाँ पे सारे स्पेशल लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। अब मेरी ख्वाहिश ये होती है, जब देखती हूँ माशाल्लाह लड़के भी काम कर रहे हैं और लड़कियां भी ऐसी हैं जो घर के सारे काम कर लेती हैं, तो अब माशाल्लाह बस अब इसमें मैंने काम करना शुरू किया है। अल्लाह आपको इसकी इजाजत दे। जी इदरीस भाई, क्या कहेंगे? पूरा प्रोग्राम हम इसी हवाले से कर रहे हैं। सुना है कि आप किसी हवाले से बहुत ही एक पेचीदा मौजू के ऊपर आपकी गुफ्तगू करना चाह रही हैं और चाह रही हैं कि कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करूंगी कि इदरीस भाई, आप भी बिल्कुल, मैंने आपको देखा है, बिल्कुल आप आम लोगों की तरह अपने इस उज़र के साथ आप बिल्कुल एक नॉर्मल वे में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बसर करने की आप कोशिश एटलीस्ट ज़रूर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आप खुद अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ने भी आपका कोई सर पे हाथ रखा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट की जो बात है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी सिलसिला है वो कुछ अपने दोस्तों की हिम्मत से और कुछ अपनी हिम्मत करने से मामला चल रहा है। और ज़िंदगी तो जाहिर है सबकी गुजर जाएगी एक दिन, लेकिन ये कि हमें शुरू से ही थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो यूँ समझ लें कि हमारी जो पैरों की माजूरी है उसकी वजह से हम थोड़ा सी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, लेकिन बाकी है कि हर एतबार से कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमारा अपना पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ख्याल करते हैं। हम कहीं भी परेशानी में हमें देख लेते हैं तो वो हेल्प के लिए आ जाते हैं। लेकिन मसला ये कि हम सिर्फ एक तालीम में पीछे रह गए। तालीम में पीछे रहने की वजह भी यही है कि शुरू में जब हमारे को माजूरी ने गिरफ्तार किया तो उस वजह से हम जो है ना घर में ही रह गए, और वालिदैन ने भी ये एहसास करते हुए कि ये बेचारे इसका दिल ना टूटे, ये जो खेल रहा है खेलने दो, जैसे इसकी जिंदगी गुजरी है इसको करने दो, तो इतना उन्होंने हमें आज़ाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम जो है
सिर्फ खेल कूद में ध्यान रहता था, बाहर बैठ गए, इधर बैठ गए, घर में आ गए, मतलब हमने दुनिया तो देखी नहीं थी। 28 साल की उम्र तक जो है मैं कभी अपने एरिया से बाहर नहीं जा सका। तो फिर मेरे को कुछ ऐसे ही हमारे जो डिसेबिलिटी साथी हैं, दोस्त हैं, वो रास्ते में मिले, तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत दी, उनको देख के हमें भी हिम्मत हुई। तो फिर ये कि एक बाइक का सहारा बन गया, बाइक के जरिए से जो है हम थोड़ा सा बाहर निकले, इधर उधर जाने लगे, जिससे हमारा जहन थोड़ा खुला। फिर इसी दौरान जो है वो कुछ तालीम हमने अपने बड़ों के कहने को मानते हुए तालीम हासिल करी, जिसमें हम हाफिज कुरान बन गए। और यही मेरा इस वक्त ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। कुरान करीम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सिपारा पढ़ाता हूँ बच्चों को। और लेकिन ये कि मुश्किलात का सामना ये है कि एक तो ये कि हमारा अपना कोई घर बार नहीं, ठीक है। दूसरा, जो जगह हम मदरसे के लिए हमने ली हुई है, पढ़ा रहे हैं सिपारा, वो भी रेंट पर है, और कोई फीस भी नहीं है, सिलसिला नहीं है बच्चों से, क्योंकि फीस का सिलसिला भी नहीं बांध पा रहे हम। बहरहाल वो जिंदगी गुजर रही है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अभी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी जो है ना थोड़ी अब तो तवज्जो फरमा ले, क्योंकि हम देखो हम बुढ़ापे तक पहुंच गए, अभी तक हमने गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं देखा। आज मुझे उम्मीद है कि अगर अभी किसी के जहन में ये बात नहीं आई है तो अब उसके जहन में ये बात आ जाएगी, अब गवर्नमेंट के जहन में ये बात आ जाएगी। गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, कुछ नए लोग तो खैर हमें नजर नहीं आ रहे, सच्ची बात है, लेकिन ये कि पुराने लोग जो हैं हो सकता है कि उनके जहन में, किसी के जहन में ये बात आ जाए, तो इस मसले को, इस एक हमारे इस नुक्ते को कोई संजीदगी से देखते हुए अब माजूर अफराद, जिनके लिए माजूर अब मैं कहती हूँ कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो हमारी तरह ही लोग हैं। एक अगर डिसेबिलिटी की वजह से अगर वो थोड़े से हमसे मुख्तलिफ है, इट डजंट मीन कि उनमें किसी किस्म की कोई कमी है। आप एक दफा उनको मौका तो देखें, किसी जगह पर मुकाबला करके देखिएगा और फिर देख लीजिएगा कि काबिलियत में, आईक्यू लेवल में, टैलेंट में एक आम आदमी और इनमें कोई फर्क है भी या नहीं, कभी करके देखिएगा ऐसा कोई मुकाबला। बहरहाल आज का चीख उठा कराची बस यहीं तक। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।